हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन सी लैंग्वेज। फ्रेंड्स, हमारे पास 7 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर देखें। एक है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर। ये हमारे पास टोटल 7 टाइप के ऑपरेटर्स हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? ये देखें फ्रेंड्स कि हमारे पास है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और ये मॉडुलस ऑपरेटर है। फ्रेंड, प्लस का आपको पता होगा, माइनस का आपको पता होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड का भी आपको पता होगा कि ये क्या काम करते हैं। प्लस का सिंपल ये दो वैल्यूज़ को प्लस करके हमें रिजल्ट देता है। माइनस क्या करता है? दो वैल्यूज़ को माइनस करके हमें रिजल्ट देता है। मल्टीप्लाई जो है मल्टीप्लाई करके हमें रिजल्ट देता है। और डिवाइड जो है डिवाइड करके हमें रिजल्ट देता है। लेकिन आपको इस ऑपरेटर का नहीं पता होगा, ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है। जिनको पता है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये इस ऑपरेटर का नहीं पता होता। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो ऑपरेटर है ये परसेंटेज का साइन है। साइन तो परसेंटेज का, लेकिन ये परसेंटेज निकाल के हमें नहीं देता। फ्रेंड, ये जो परसेंटेज वाला साइन है इसको हम मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं सी लैंग्वेज में। तो ठीक है, ये परसेंटेज वाला जो साइन है ये दो वैल्यूज़ को डिवाइड करके हमें जो बाकी रिमाइंडर बचता है वो हमें देता है हमें। फ्रेंड, ये देखें, अगर मैं 31 मॉडुलस बाय 3 करूँगा तो मेरे पास रिमाइंडर 1 आएगा। वो कैसे आएगा वो देखते हैं हम। ये देखो फ्रेंड्स, मेरे पास है 31 और इसका मैं रिमाइंडर लेने लगा हूँ, सॉरी, मैं इसका मॉडुलस करने लगा हूँ 3 के साथ। ये देखिए फ्रेंड, 3 10 बार 30, और मैं 31 में से 30 माइनस करूँगा तो ये मेरे पास एक बच गया। तो ये जो एक बचता है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो मॉडुलस का यही काम है, ये मॉडुलस जो है हमें रिमाइंडर निकाल के देता है। इसके बाद फ्रेंड हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? हमारे पास 6 टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये 2 दफ़ा इक्वल का साइन है, इसको बोलते हैं हम इक्वल टू। और ये नॉट इक्वल टू है। नॉट इक्वल टू कैसे लिखते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क और साथ इक्वल वाला साइन, इसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू। अगर आपको इसकी समझ ना आए तो ये मैंने लिखा हुआ है, ये सारे ऑपरेटर्स के नाम मैंने लिखे हुए हैं। फ्रेंड, ये जो लेस देन और लेस देन वाला जो ऑपरेटर है ये क्या काम करता है? ये देखिए फ्रेंड, ये कंडीशंस चेक करता है। ये हमारे पास ये जो लेस देन वाला साइन है इसके दोनों साइड पे एक एक वैल्यूज़ दी जाती है, और ये दोनों वैल्यूज़ में आपस में इनका वो रिलेशन चेक करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मुझे ये जो कंडीशन मैंने लिखी हुई है, ये जो मैंने लेस देन वाला साइन लिखा हुआ है, ये मुझे कह रहा है कि ये जो 20 है ये 2 से छोटा है। यानी कि ये 20 लेस देन 2, इसका मतलब यही बन रहा है। लेकिन ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि 20 लेस देन 2 तो है नहीं है। 20 जो है ग्रेटर देन 2 है। अगर यहाँ पे हम ग्रेटर देन लिखते तो फिर हमारी ये जो वैल्यू है ये ट्रू होती। ठीक है, इसमें जो रिज़ल्ट आता ये, अगर मैं ग्रेटर देन यहाँ पे लिखता तो फिर मेरा ये रिज़ल्ट ट्रू आता। लेकिन यहाँ पे मैंने फॉल्स रिज़ल्ट लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो है 20 है 2 से बड़ा नहीं है, 2 से सॉरी 20 जो है 2 से बड़ा है, 2 से छोटा नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये ग्रेटर देन वाली हमारे पास एक कंडीशन है। ग्रेटर देन ये चेक कर रहा है कि 30 ग्रेटर देन 5, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि 30 जो है 5 से ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू आएगी। इस तरह हमारे पास ये जो ये लेस देन और इक्वल टू है, ये क्या काम करता है? ये दो कंडीशंस चेक करता है। इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो तो फिर ये हमें ट्रू रिटर्न करके दे देता है। फ्रेंड, ये इसमें चेक किया जाता है कि ये जो ये 10 लेस देन और इक्वल टू 10 है, या मतलब कि ये वाला जो 10 है इस वाले 10 से छोटा है या फिर इसके इक्वल है। तो छोटा तो नहीं है लेकिन इक्वल है, यानी कि ये जो ये वाला 10 है इससे छोटा तो नहीं है, ये वाली कंडीशन तो फॉल्स होगी, लेकिन इक्वल है, इसका मतलब कि ये ट्रू है। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देता है। इसी तरह ये हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, इसमें कंडीशन चेक हो रही है। ये कंडीशन कह रहा है, इसमें इस कंडीशन से हमें ये समझ आ रही है कि ये जो 20 है 5 से इक्वल या फिर ग्रेटर देन है, या
तो इसमें भी क्या हुआ है, इसमें भी एक कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है। ये जो 5 है ये 20 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन 20 जो है 5 से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि इनमें से एक कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये भी ट्रू हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद फ्रेंड ये हमारे पास फॉल्स मैंने यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये इक्वल साइन है। इस कंडीशन से हमें ये पता चल रहा है, मतलब ये कंडीशन हमें ये कह रही है कि ये दोनों वैल्यूज़ जो है इक्वल है, जबकि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे भी 10 होता या फिर इसकी जगह पे यहाँ पे 5 होता 10, तो दोनों मतलब वैल्यूज़ सेम होती तो फिर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होनी थी, लेकिन ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स आ रही है क्योंकि ये गलत है। ये कंडीशन ट्रू हमारे पास, मैंने यहाँ पे ट्रू क्यों लिखा है, क्योंकि मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि 10 नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब है कि 10 5 के इक्वल नहीं है। तो बिल्कुल ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 10 5 के इक्वल नहीं है। तो अगर ये दोनों अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होती तो फिर हमारे पास यहाँ पे फॉल्स आना था। तो फ्रेंड्स बस यही है रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसके आगे हम देखते हैं कौन सा ऑपरेटर है, सॉरी इससे पहले ये देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है इन सी लैंग्वेज 1 इज़ ट्रू एंड 0 इज़ फॉल्स। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि सी लैंग्वेज में एक को ट्रू माना जाता है और 0 को फॉल्स माना जाता है। ठीक है, बस यही आप इसमें अपने जहन में रख लें। और इसके बाद आगे हम देखते हैं कौन सा ऑपरेटर है। हमारे पास ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं फ्रेंड, हमारे पास 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ये देखें, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ये जो एंड वाला साइन है इसको 2 दफ़ा लिखें तो ये हमारे पास लॉजिकल एंड ऑपरेटर बन जाता है। एम्परसेंड वाला साइन, इसको एम्परसेंड बोलते हैं। तो ये 2 दफ़ा पाइप साइन लिखें तो इसको बोलते हैं लॉजिकल और, सी लैंग्वेज में। और ये जो एक्सक्लामेशन मार्क्स है इसको हम बोलते हैं लॉजिकल नॉट। एक्सक्लामेशन मार्क है, इसको बोलते हैं लॉजिकल नॉट। ठीक है फ्रेंड, ये जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है इसमें क्या होता है, इसके दोनों साइड पे कंडीशंस दी जाती हैं। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस इसकी अगर ट्रू होती हैं, इसकी लेफ़्ट और राइट वाली दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो फिर हमारे पास ट्रू आता है, अदरवाइज़ हमारे पास फॉल्स आता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कंडीशन देखते हैं हम। ये कह रहा है 8 लेस देन 2, सॉरी 8 ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू है क्योंकि 8 जो है ग्रेटर देन 2 है। इसमें ये चेक कर रहा है कि 8 लेस देन 3 है, तो ये वाली हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो गई है। यानी कि इन दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमारे पास रिजल्ट फॉल्स आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एंड ऑपरेटर ये काम करता है कि अगर इसकी दोनों कंडीशन ट्रू है तो फिर ही हमें ट्रू देगा, अदरवाइज़ ये हमें फॉल्स देगा। चाहे इसकी दोनों कंडीशन फॉल्स भी हो जाए फिर भी हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर इसकी एक भी कंडीशन फॉल्स हो तो फिर भी हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ये हमारे पास नेक्स्ट है लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर में क्या होता है कि ये देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए ना तो हमें रिजल्ट ट्रू मिलता है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो फिर भी हमें रिजल्ट ट्रू मिलता है। अगर दोनों में से कोई एक ही कंडीशन ट्रू है तो फिर भी ट्रू मिलता है। इसकी कंडीशन सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉल्स होती है, अगर दोनों इसकी कंडीशन फॉल्स हो तो हमें रिटर्न में फॉल्स मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हमारे पास है नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ये ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है, बस इसका यही काम है। अब ये देखेंगे, ये जो कंडीशन मैंने लिखी हुई है 8 लेस देन 3, तो ये कंडीशन में कह रहा है कि 8 जो है 3 से छोटा है, तो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रू क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क्स लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं लॉजिकल नॉट। ये क्या करता है, ये ट्रू को फॉल्स करता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हमारा क्लियर हो गया। इसके आगे हमारे पास है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ये कौन से ऑपरेटर्स होते हैं फ्रेंड, ये देखते हैं हम। ये जो प्लस प्लस वाला साइन है इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्लस प्लस का जो साइन है इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये जो माइनस माइनस वाला साइन है इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है फ्रेंड, ये जहाँ पे मैंने n लिखा हुआ है आप इसको सपोज कर लो कि ये हमारे पास है वेरिएबल है एक। हम सपोज करते हैं कि ये जो n हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम n है। ठीक है, तो ये देखिए, वेरिएबल से पहले अगर हम प्लस प्लस लगाते हैं तो ये क्या, इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, अगर हम वेरिएबल के बाद 2 दफ़ा प्लस प्लस लगाते हैं तो इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट।
इसी तरह अगर वेरिएबल के पहले हम 2 दफ़ा माइनस लगाते हैं तो इसको बोलते हैं प्री डिक्रीमेंट, और 2 दफ़ा प्लस 2 दफ़ा माइनस अगर वेरिएबल के आगे लगाते हैं तो उसको बोलते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, ये करता क्या है, इसको वैसे डिटेल से हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसका काम क्या होता है। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ n बाई 1, यानी कि ये जो जहाँ पे हम प्लस प्लस लिखते हैं, ये क्या करता है कि ओरिजिनल वैल्यू में एक प्लस कर देता है। ओरिजिनल वैल्यू में एक प्लस कर देता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो n नाम की वेरिएबल है, इसमें आप सपोज कर लो इसमें 5 है, इसमें 5 स्टोर है। ठीक है, तो मैं अगर इसके साथ प्लस प्लस लगा देता हूँ तो ये 5 में एक प्लस करेगा और हमारे पास आ जाएगा रिज़ल्ट 6, यानी कि 5 में एक प्लस करेगा तो 6 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसी तरह अगर सोच लो कि ये n में 5 नहीं है, n में 7 है। ठीक है, तो मैं इसके साथ प्लस प्लस लगा दूंगा तो ये 7 में एक प्लस कर देगा और उसको 8 बना देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ n बाई 1 देन यूज़ द न्यू वैल्यू ऑफ n। ठीक है, इसमें क्या करता है, पहले ये प्लस प्लस करता है, उसके बाद इस वैल्यू को यूज़ करता है प्री इंक्रीमेंट में। और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या करता है कि यूज़ द वैल्यू ऑफ n फर्स्ट, यानी कि ये जो n की वैल्यू होती है पहले इसको यूज़ करता है, फिर उसके बाद इसमें 1 प्लस करता है। ठीक है, देन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ n बाई 1। ठीक है, इसी तरह प्री डिक्रीमेंट है, प्री डिक्रीमेंट में भी सेम वही तरीका है, लेकिन यहाँ पे ये है कि प्लस के बजाय माइनस कर देता है। यहाँ पे देख सकते हैं, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ n बाई 1 देन यूज़ द न्यू वैल्यू ऑफ n। प्री डिक्रीमेंट में ये क्या करता है कि पहले इसकी वैल्यू में माइनस करता है एक, फिर उसके बाद इस वैल्यू को यूज़ करता है, जो न्यू वैल्यूज़ हम उसके बाद बनती है उसको यूज़ करता है। और पोस्ट डिक्रीमेंट में भी वही होता है कि क्या करता है कि यूज़ द वैल्यू ऑफ n फर्स्ट, ये यानी कि n में जो भी वैल्यू है पहले उसको यूज़ करता है, फिर उसके बाद डिक्रीज़ करता है n की वैल्यू को बाय 1। ठीक है, इन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी हमारा क्लियर हो गया फ्रेंड। इसके आगे हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है फ्रेंड, असाइनमेंट ऑपरेटर ये करता है कि ये देखिए, ये जो ये वाला साइन है, इक्वल वाला साइन है, सिंगल इक्वल वाले साइन को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और डबल इक्वल लिखते हैं तो उसको बोलते हैं इक्वल इक्वल टू वाला, वो जो है रिलेशनल ऑपरेटर है उसमें आ जाता है वो। ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ये क्या करता है कि ये जो राइट वाली वैल्यू होती है इसको लेफ़्ट में शिफ्ट कर देता है। मतलब कि ये मेरे पास 5 है राइट वाली साइड में, तो इसको ये शिफ्ट करके n में ले आएगा, यानी कि n इक्वल टू 5 कर देगा। ठीक है, अब फ्रेंड हम देखते हैं, ये देखें, सपोज करें ये जो n है, ये जितने भी n है इसमें हमने 10 वैल्यू असाइन की हुई है, तो इसका रिज़ल्ट कैसे आएगा वो देखते हैं। ये क्या करेगा, ये इस n में प्लस 5 करेगा, यानी कि इस वाले n में 10 है और इस वाले n में भी 10 है, तो ये क्या करेगा, ये प्लस n में प्लस 5 करेगा और इसको इसमें शिफ्ट कर देगा। तो इसमें जो पहले वाली वैल्यू होती है उसको ख़त्म कर देता है और जो न्यू वैल्यू होती है वो इसके अंदर ले आता है। तो अगर हम इस n को चेक करेंगे, इस n की वेरिएबल को चेक करेंगे तो इसमें हमें रिज़ल्ट मिलेगा 15। ठीक है, इसी तरह फ्रेंड ये हमारे पास ये भी 10 है, ये भी 10 है, n मतलब 10, यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ है n इक्वल 10। तो अगर n माइनस 5 मतलब कि 10 माइनस 5 करूँगा तो ये क्या करेगा, ये 10 में माइनस 5 करेगा तो 5 इसका रिजल्ट रहेगा, बाकी ये इसको शिफ्ट कर देगा इस n में। तो अगर हम इस n को चेक करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5 रिजल्ट। इसी तरह फ्रेंड हमारे पास है ये 10 को मैं अगर मल्टीप्लाई बाय 5 करूँगा तो ये क्या आएगा 50, तो 50 को ये हमारे इसके अंदर असाइन हो जाएगा। इसी तरह ये जो डिवाइड वाला भी यही है और मॉडुलस वाला भी ऐसे है, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, n इक्वल 5। सेम इसी कोड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, n प्लस इक्वल 5, n प्लस इक्वल 5। ठीक है, n माइनस इक्वल 5। ठीक है, और मल्टीप्लाई को भी हम n मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई इक्वल 5, n डिवाइड इक्वल 5 और n मॉडुलस इक्वल 5, यानी कि इस वाले कोड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये आगे फ्रेंड रिजल्ट लिखे हुए हैं हमारे पास, असाइनमेंट ऑपरेटर भी क्लियर हो गया।
इसके बाद है हमारे पास कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर, यानी कि ये जो हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर है इसको हम टर्नरी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। ये हमारे पास एक कंडीशनल ऑपरेटर है, मैं इसको कंडीशनल ऑपरेटर ये भी बोलता हूँ। ये देखें इसको, ये यहाँ पे इसको एक कंडीशन दी जाती है, ठीक है, और ये चेक करता है। चेक करने के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है उसको रन करवा देता है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो सेकंड वाली स्टेटमेंट को फॉल्स करवा देता है। इसको लिखते कैसे हैं, यहाँ पे कोई वेरिएबल लिख लेते हैं ट्रू और फॉल्स के लिए, और या फिर इसमें जो रिज़ल्ट स्टोर करवाना चाहते हैं वो हम वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। और ये देखें यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं सिंगल कोट्स के अंदर, सॉरी इसके में ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं, इसके साथ हम लगाते हैं ये वाला साइन, ये जो क्वेश्चन मार्क वाला साइन है ये लगाते हैं। सेम इसके आगे हम एक स्पेस लगा के फर्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। यहाँ पे ये नहीं लिखना कि हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ही लिख देना है, यहाँ पे कुछ जो हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं या फिर कोई काम करवाना चाहते हैं, कुछ भी करवाना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। इसके आगे हम लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट लिखने के बाद जहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट एंड होती है उसके आगे हम ये कॉलन लिख देते हैं। ये सेमी कॉलन नहीं है, ये कॉलन है, ठीक है। कॉलन के बाद हम सेकंड स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद लास्ट पे सेमी कॉलन दे देते हैं। ये देखें फ्रेंड, इसमें आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन मार्क, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो ये क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं, या फिर ये कॉलन लगाना भूल जाते हैं, या फिर ये कॉलन की जगह पे सेमीकोलन लगा देते हैं। ये गलतियाँ छोटी छोटी होती हैं, तो ये इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा फोकस करना है ताकि ये गलतियाँ आपसे ना हों। एग्जांपल इसकी ये है कि var इक्वल टू 10 <5, और मैं कह रहा हूँ कि अगर इसके ये जो 10 <5 अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाली कंडीशन को रन कर दो, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाली कंडीशन को रन कर दो। इसके लास्ट पे मैंने सेमीकोलन लगाना भूल गया, मुझे याद नहीं रहा, तो इसके लास्ट पे सेमीकोलन आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो ये देखें फ्रेंड, ये हमारी कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास कौन सी वाली कंडीशन रन होनी चाहिए, या फिर हमारा इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। ये देखें फ्रेंड, रिज़ल्ट में क्या आएगा, कंडीशन इज़ ट्रू। ये देखें मैंने लिखा हुआ है कि प्रिंट एफ फंक्शन अभी आपको नहीं पता, अगर आपको पता तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा तो आगे चल के हम ये पढ़ेंगे प्रिंट एफ फंक्शन। तो ये देखें, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो इसका रिज़ल्ट आएगा कंडीशन इज़ ट्रू, ठीक है फ्रेंड। ये जो दूसरी स्टेटमेंट है इसको ये स्किप कर देगा। कंडीशनल ऑपरेटर इज सेम लाइक इफ एल्स फंक्शन इन सी। हमारी सी लैंग्वेज में एक फंक्शन होता है इफ एल्स, तो ये कंडीशनल ऑपरेटर जो है ये सेम उसी की तरह काम करता है। इसके बाद हमारे पास है बिट वाइज ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज, ठीक है फ्रेंड। बिट वाइज ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, ये 6 टाइप के हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर हैं, इनको भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये देखें, ये जो लेस देन 2 दफ़ा लिखा हुआ है इसको बोलते हैं ये लेस देन बस ये भी बिट वाइज ऑपरेटर है, ये बिट टू बिट कन्वर्जेशन करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, शिफ्ट द बिट्स टू लेफ़्ट, यानी कि ये बिट्स को लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करता है। और ये जो ग्रेटर देन है ये क्या करता है, ये शिफ्ट द बिट्स टू राइट, ये बिट्स को राइट में शिफ्ट करता है। टिल्डी, ये जो टिल्डी साइन है इसको बोलते हैं बिट वाइज इन्वर्शन, ठीक है। वंस कम्प्लीमेंट, ये बिट वाइज लॉजिकल एंड है। सिंगल, ये जो सिंगल एंड वाला साइन है इसको बिट वाइज लॉजिकल एंड बोलते हैं। ये जो सिंगल पाइप्स है इसको बिट वाइज लॉजिकल और बोलते हैं। और ये जो है ये बिट वाइज एक्सक्लूसिव और बोलते हैं इसको। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।